नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। पंजाब में निकाय चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और शुरुआती रुझानों में कांग्रेस को बड़ी बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको तस्वीरें दिखाते हैं अलग अलग जगहों की। कपूरथला, गुरदासपुर, जगरांव और नाभा, पटियाला, भटिंडा, मोगा, सुल्तानपुर लोधी की ये तस्वीरें अलग अलग जगहों से ये तस्वीरें सामने आई है। किस तरीके से भारी भीड़ जो है वो समर्थकों की, उम्मीदवारों के जो समर्थक हैं वो उनके साथ जहां पर मतगणना हो रही है वहां पर लोग पहुंच रहे हैं और जब उनका उम्मीदवार जीतता है तो किस तरीके से खुशियां मनाई जाती हैं, ढोल नगाड़े बजाए जाते हैं, वो भी तस्वीरें आपके सामने हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें आप अलग अलग जगहों की देख सकते हैं। जिस तरीके से पंजाब में जो निकाय चुनाव हुए, 117 निकाय प्रतिनिधियों को चुना गया है जनता की तरफ से और जो विजेता उम्मीदवार हैं उनके साथ में किस तरीके से जश्न मनाया गया है वो तस्वीरें आपके सामने हैं। अलग अलग जगहों पर जो नतीजे सामने आए हैं उसमें यही साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस को एक बड़ी बढ़त जो है वो मिलती हुई दिखाई दी है। और इसके अलावा अगर बात की जाए अकाली दल की, तो अमृतसर के इलाके में अकाली दल जरूर मजबूत दिखाई दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी को भी कुछ उम्मीदवारों को इनके जीत जरूर मिली है। लेकिन अगर बात की जाए दबदबे की, तो कांग्रेस का दबदबा इस चुनाव में देखने को मिला है, क्योंकि सेमीफाइनल के तौर पर, विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर इस चुनाव को देखा जा रहा है। और ऐसे में यह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस के प्रति अभी भी लोगों में जो कांग्रेस के प्रति विश्वास है वो अभी भी बना हुआ है। नगर निकाय चुनाव के परिणाम घोषित किए जा रहे हैं। राज्य में 117 निकाय प्रतिनिधियों को चुनने के लिए 14 फरवरी को मतदान हुआ था, जिसमें 109 नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत है। वहीं 8 नगर निगम अबोहर, भटिंडा, बटाला, कपूरथला, मोहाली, होशियारपुर, पठानकोट और मोगा शामिल हैं। 2302 वार्ड जिनके लिए ये चुनाव हुआ, जिसमें 9222 उम्मीदवार शामिल थे। चुनाव परिणाम में कांग्रेस और निर्दलीयों की बल्ले बल्ले दिखाई दे रही है, बाकी सब थल्ले थल्ले। हालांकि अमृतसर में अकाली दल ने कब्जा जमाया और कई जगहों पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के उम्मीदवारों को भी, हालांकि बीजेपी ने आधी सीटों पर ही चुनाव लड़ा था, कई जगहों पर बीजेपी के उम्मीदवार अपना चुनाव प्रचार भी नहीं कर पाए। उसके बावजूद भी कई जगहों पर बीजेपी के कुछ उम्मीदवारों को जीत मिली है, कुछ चुनिंदा उम्मीदवार जिनको जीत मिली है। लेकिन इस चुनाव में बीजेपी के हाथ मायूसी ही लगी है। अविनाश कंबोज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। अविनाश, क्या कुछ जानकारी है? अलग अलग जगहों पर अगर बात की जाए तो कांग्रेस की बल्ले बल्ले दिखाई दे रही है। जी, साफ तौर पे कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के उम्मीदवार ज्यादा जीतते दिखाई दिए, वहीं आजाद जो खड़े हुए थे वो भी जीतते दिखाई दिए। दूसरी तरफ तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, ये तस्वीरें उनकी है, जो आजाद उम्मीदवार जो जीता था, तो जश्न का माहौल है वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं बड़ी गिनती में जहाँ पे आजाद भी उम्मीदवार जीते हैं और कांग्रेस के उम्मीदवार ज्यादातर जीते हैं, कहीं ना कहीं जो जश्न का माहौल है वो दिखाई दे रहा है नाभा में। तो कहीं ना कहीं जो बड़ी जीत है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की भी हुई है और काफी बड़ी गिनती में जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे वो जीत हासिल कर चुके हैं। जी जी बिल्कुल अविनाश, इस तरीके से जो जश्न मनाया जा रहा है उसमें साफ तौर पर अगर पंजाब की बात की जाए तो अलग अलग जगहों पर कांग्रेस के सामने निर्दलीय ही बड़ी संख्या में जीते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी सभी राजनीतिक दल हैं वो जो बहुत नीचे खिसके हुए दिखाई दिए। जिस साफ तौर पे कहीं ना कहीं जो नामोशी थी वो बीजेपी को जिसका सामना करना पड़ा, और आम आदमी की बात करें तो आम आदमी पार्टी का भी कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं निकल के आया है। कहीं ना कहीं ज्यादातर जो सीटें हैं वो कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं और कहीं ना कहीं जो जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जो है आजाद उम्मीदवार जो था वो जीत पा चुका है। और कहीं ना कहीं जो जश्न का माहौल है वो दिखाई दे रहा है कि आजाद उम्मीदवार के जो समर्थन है वो कहीं ना कहीं ढोल बजाते दिखाई दे रहे हैं, खूब जश्न ढोल धमाका बजाया जा रहा है और काफी जश्न का माहौल जो दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अच्छा रिस्पॉन्स निकल के आया है वो कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार थे
उनके हक में जो ज्यादा लोगों ने वोटें मारी हैं और ज्यादा सीटें जो कांग्रेस पार्टी ने जीती हैं, वहीं आजाद उम्मीदवारों ने भी जो सीटें हासिल की हैं। कहीं ना कहीं तो बात करें तो जो अच्छी उम्मीद लगाई जा रही थी, जैसे कि बात की जा रही थी, कहीं ना कहीं वो कांग्रेस को वो रिस्पॉन्स अच्छा मिला है, कहीं ना कहीं नाभा में भी। जी अविनाश, क्या सभी वार्डों पर जो परिणाम है वो घोषित किए जा चुके हैं? जिस साफ तौर पे कहीं ना कहीं जो हर डिस्ट्रिक्ट पटियाला की बात करें, या राजपुरा या नाभा या समाना या पातड़ा या नाभा, सभी जगह पर जो घोषित कर दिए गए हैं, कहीं ना कहीं जो बड़ी गिनती में जो उम्मीदवार जीते हैं वो कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो बड़ी गिनती में जीते हैं। जी जी, अलग-अलग जगह की अगर बात की जाए, क्योंकि राजपुरा एक हॉटस्पॉट रहा है, राजपुरा में बीजेपी को भी 1-2 सीटें वहां पर जीतने को मिली हैं, तो क्या कुछ वहां का जो गणित है, सियासी गणित, किसके हाथ कितनी सीटें लगी हैं? जी, बात करें कहीं ना कहीं अगर राजपुरा की बात करें तो राजपुरा में जो सीटें हाथ ज्यादा लगी हैं वो कांग्रेस को लगी है। 27 सीटों पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उन्होंने जीत हासिल किया राजपुरा में। और बात करें शिरोमणि अकाली दल के द्वारा जो उम्मीदवार था उसे 1 सीट मिली है, आम आदमी को 1 सीट मिली है, बीजेपी के 2 मिली है। और नाभा में अगर बात करें तो 23 सीटों पर जो चुनाव हुआ था, जिसके चलते जो कांग्रेस को 14 सीटें मिली हैं नाभा में, और 6 अकाली दल को मिली हैं, आम आदमी को 0 और बीजेपी को भी 0। तो और आजाद उम्मीदवार 3 सीटें जीते हैं नाभा में। और अगर बात करें समाना की तो यहाँ पर 21 सीटों पर चुनाव हुआ था, जो कि कांग्रेस को 18 सीटें, अकाली दल को 1 मिली है, बीजेपी को 0, आम आदमी को 0 और आजाद उम्मीदवार यहाँ पर भी 2 सीटों पर जीत हासिल किया। और पातड़ा में भी, पातड़ा की बात करें तो 17 सीटों पर जो चुनाव हुआ था, जिनमें से 7 सीटें जो है कांग्रेस को मिली हैं और 3 अकाली दल को और 1 आम आदमी को। और बीजेपी यहाँ पर अपना खाता नहीं खोल पाई और आजाद उम्मीदवार यहाँ पर भी 6 सीटों पर जीता है। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलती दिखाई दी हैं और दूसरी तरफ बात करें तो आजाद उम्मीदवारों की भी ज्यादा जीत दिखाई दी है। जी जी अविनाश, अगर बात की जाए तो पूरे पटियाला जिले में, जैसा कि आपने बताया, उसमें सिर्फ और सिर्फ राजपुरा में 2 सीटें बीजेपी के हाथ लग पाई हैं, बड़ी मुश्किल से। जी, कहीं ना कहीं जो अगर बात करें, कहीं ना कहीं जो खाता खुला है बीजेपी का जी वो राजपुरा में खुला है और 2 सीटें जो उनके हाथ में लगी हैं। तो कहीं ना कहीं बाकी जगह की अगर बात करें तो नामोशी का जो सामना है बीजेपी को करना पड़ा है। और कहीं ना कहीं अगर बात करें, जैसे दावा किया जा रहा था कांग्रेस के उम्मीदवारों द्वारा कि हमारी सरकार ने अच्छे काम किए हैं, डेवलपमेंट किए हैं, तो उसके चलते हुए कहीं ना कहीं लोगों ने जो ज्यादा वोटें हैं वो कांग्रेस के उम्मीदवार को डालकर जिताया। और दूसरी तरफ आजाद उम्मीदवार पर भी लोगों ने जो इस बार विश्वास करके उन्हें भी जिताया है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से पंजाब में कैप्टन सरकार के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन लगातार किए जा रहे हैं, तो उसका भी असर कहीं ना कहीं देखने को मिला है। यही वजह रही कि जो ज़्यादातर जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस के बाद, अगर गिनती की जाए, तो कहीं ना कहीं आज़ाद जो उम्मीदवार हैं वो जीतते हुए दिखाई दिए। क्या ये उसी का परिणाम है? जी, साफ तौर पे कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ भी जो लोगों का रोष था, जो रोष प्रदर्शन भी रहा, कहीं न कहीं जो सरकार के खिलाफ काफ़ी लोग भी थे, क्योंकि सरकार ने जो वादे किए थे, घर-घर रोजगार का वादा किया था, कर्जा माफी का था, तो उसको लेकर भी कहीं न कहीं जो अगर बात करें तो दूसरी तरफ लोगों का इफ़ेक्ट जो था, लोगों की जो सोच थी, वो आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ थी, जिसको लेकर लोगों ने जो ज़्यादातर वोटें हैं आज़ाद उम्मीदवारों को डाले हैं। अगर दूसरी बात करें तो कांग्रेस के बाद दूसरा नंबर जो आज़ाद उम्मीदवार ही ले गए हैं कहीं न कहीं, और कोई पार्टी के जो उम्मीदवार थे इतनी सीटें नहीं निकली जितनी आज़ाद उम्मीदवार जो सीटें ले गए हैं कांग्रेस के बाद। जी जी। अविनाश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार अलग अलग जगहों से हम ताज़ा अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं सरहिंद से। हमारी सहयोगी सुमन पाल हमारे साथ जुड़ गई हैं। सुमन, क्या कुछ जानकारी है सरहिंद में, किस तरीके से क्या कुछ परिणाम अभी तक सामने निकल कर के आए? जी हितेंद्र, मैं इस वक्त पंजाब के सरहिंद में मौजूद हूं और 14 तारीख को पंजाब में वोटिंग हुई थी, निकाय चुनाव को लेकर वोटिंग हुई थी। वहीं यहां पर कांग्रेस की जीत दिखाई दे रही है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं आपके स्पोकर, उनसे जान लेते हैं कि आखिर आज का दिन उनके लिए क्या है खास। सुमन जी, पहली बार हमारी पार्टी ने पंजाब में स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ा है और हमें इस बात की खुशी है जहां पर कि हमने पहली बार की चुनाव में भी अपने चुनाव चिन्ह पे 3 सीटें सरहिंद फतेहगढ़ साहब नगर कौंसिल के लिए जीती हैं। और कुछ हमारे कैंडिडेट जो हैं थोड़े थोड़े वोट्स पर, जैसे 11 नंबर में 12 वोट पर लूज़ किए हैं, एक 54 वोट पर लूज़ किए हैं। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर सरकार का जो रवैया था वो चुनाव करवाने का फ्री एंड फेयर नहीं था। जो सरकार ने वोटें बनाने से लेकर वार्ड बंदी करने तक और उसके बाद की जितनी चुनाव प्रक्रिया थी उसमें सारी में ही खलल डालकर हेराफेरी की है और लोगों को नावाकिफ किया है। और चुनाव के एक दिन पहले शाम को 5 साढ़े 5 बजे से लेकर सारी रात में ही
अलग अलग वार्डों के लिए चुनाव लिस्टें जो हैं, सप्लीमेंट्री वोटरों की लिस्टें जो हैं वो ऐड करते रहे, जो कि नहीं करना चाहिए था, वो कानून के खिलाफ था, क्योंकि उन वोटरों के ना तो नाम थे और सही थे, और ना उनके पते थे, और ना उनकी कहीं पे फ़ोटो थी। वो सभी जो थी जाली वोटें थी, और वो फिर जाली वोटें जो हैं वो 14 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने जो है वो उनकी वोट डलवाई है ज़बरदस्ती। और दूसरी बात रही कि प्रशासन का रवैया जो है वो बिल्कुल गलत रहा है। प्रशासन ने कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर आम लोगों को विरोधी पार्टियों के खिलाफ काम किया है, और उसने भी फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने में नाकामयाब रहा है जो यहाँ का प्रशासन था। और जो आज की सीटों के लिए है, मैं इस बात पे खुशी प्रकट करता हूँ। लोगों ने जो फैसला दिया है उसके आगे सिर झुकाता हूँ। लोगों का फैसला जो है वो हमें मंजूर है, लेकिन ये फैसला हम इसलिए थोड़ा इसमें दुखजार हो रहा है क्योंकि ये फैसला सीधे लोगों का नहीं है। ये इसमें प्रशासन ने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। ये मशीनों में हेराफेरी हुई है, और मशीनों का रिजल्ट है, मशीनों से जीते हैं ये लोग। तो आप कहना चाह रहे हैं कि फर्जीवाड़ा तरीके से कांग्रेस ने जीत हासिल की है? बिल्कुल, जैसे कांग्रेस पार्टी ने पिछले चुनाव में जो घोषणा पत्र किया था, और कोई भी घोषणा की हुई पूरी नहीं की थी, उससे आशा नहीं की जा सकती थी कि इसको लोग पसंद कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री जो थे, उन्होंने गुटका साहब के कसम खाकर वादे पूरे करने का किया था, लेकिन एक भी वादा वो पूरा नहीं कर सके, लोगों के खिलाफ काम किया है। और हमारे यहाँ पे जो विधायक हैं कुलजीत सिंह नागरा, उन्होंने भी शहर के लिए या गांव के लिए किसी तरह का कोई ठीक काम नहीं किया है। लोग विकास की तरफ से बहुत पछड़े हुए हैं। ये आप देख लीजिए, पूरे शहर में 2-2 साल से सीवरेज डालने के नाम पर सड़कें और रास्ते उखाड़े हुए हैं, कहीं भी कंप्लीट नहीं हुआ है काम। लेकिन हमारे जो विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के, वो अपने आप ही अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। वो उनको थपथपाने का अधिकार है। ये जो आज के चुनाव में उनकी सीटें आई हैं, वो चुनाव से नहीं आई हैं, वो वोटिंग मशीनों से आई हैं। तो कृषि कानून का भी कुछ यहाँ पे असर देखने को मिला कि कृषि कानून की वजह से वोटिंग पर असर पड़ा है, आपको ये लग रहा है? कैसे जी? कृषि कानून की वजह से यहाँ पर वोटिंग पर असर पड़ा है, ऐसा भी कह सकते हैं क्या? हाँ, कृषि कानून में लोग बहुत काफ़ी जाके जो बैठे हैं वो सिंगू बॉर्डर और अलग अलग बॉर्डरों पर बैठे हैं, उसका भी हमें फ़र्क पड़ा है ज़रूर। वो सारा उसका असर होता है। लेकिन ये कांग्रेस पार्टी ने जो प्रशासन ने ज़बरदस्ती की है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं करवाई है, उसका ज़्यादा असर है। तो हितेंद्र, यहाँ पे साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस ने फर्जीवाड़ा तरीके से वोट हासिल किए हैं। जी हितेंद्र। जी सुमन, इनसे जानने की कोशिश कीजिए, क्या जो 3 इनके जो उम्मीदवार जीते हैं, क्या वो भी फर्जीवाड़े से ही जीत गए हैं? जब भी इस तरीके से हार का सामना करना पड़ता है किसी भी दल को, तो वो हार का ठिकरा ऐसे ईवीएम मशीनों पर या फर्जीवाड़े पर क्यों छोड़ देता है? जी, आपकी तरफ से भी 3 सीटें जीती गई हैं, तो क्या वो भी फर्जीवाड़ा तरीके से जीती गई हैं क्या? नहीं, इन्होंने फार्मूला अडॉप्ट किया था। जैसे हम 3 नंबर वार्ड जीते हैं, उसके बाद कई बार छोड़ के फिर 9 नंबर वार्ड जीते हैं, फिर 13 वार्ड नंबर जीते हैं। इन्होंने लोगों में सच्चे होने के लिए ये ऐसे हुआ है। लेकिन आपको वोट जो है वो बहुत ज़्यादा शहर में पड़ी है, लेकिन इन्होंने दिखाई नहीं है। तो आपके क्या मुद्दे थे जिससे कि उन्हें इतने ज्यादा वोट नहीं मिल पाए? उनके मुद्दे सही नहीं थे, या फिर विकास का कार्य नहीं था, ऐसा कुछ था क्या? कांग्रेस पार्टी का विकास का कार्य है वो तो आपके सामने ही है। कहीं पे भी किसी तरह का कोई विकास नहीं हुआ है। पंजाब में करप्शन जोरों पर है। पंजाब से लोगों से वादा किया गया था पेंशन जो है 2500 देंगे, जो शगन स्कीम है वो 51,000 देंगे, स्टडी फ्री करेंगे, हेल्थ सिस्टम फ्री करेंगे। लेकिन पंजाब में आग लगी हुई है पूरी। पेट्रोल देखो कहाँ चला गया, डीजल देखो कहाँ चला गया, और उसके बाद सबसे महंगी, देश में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली जो है वो पंजाब में दी जा रही है। 11 रुपये के करीब यूनिट दी जा रही है, जबकि दिल्ली में यही 1.5-2 रुपये यूनिट है। इन बातों का लोगों को ख्याल था, और ये सभी बातें होते हुए कांग्रेस पार्टी को वोट पड़ने की कोई आशा नहीं थी। लेकिन ये जो वोट दिखाए गए हैं, ये इनको वोट पड़े नहीं हैं, ये इन्होंने मशीनों से हेराफेरी की है। तो लोकल जो प्रशासन है वो क्यों, लीडर जो है वो आरोप क्यों लगा रहे हैं फिर? लोकल लीडर कौन से जी? जो लोकल लीडर हैं जो वो आरोप लगा रहे हैं प्रशासन के ऊपर, उसको लेकर क्या बोलेंगे? वो प्रशासन ने ज़बरदस्ती की है जी। वो प्रशासन ने जो गलत काम किया है, देखो आप, मैं आपका स्पोक्स पर्सन हूँ। मेरे लिए जो फॉर्म थे, मेरे एक कैंडिडेट ने काउंटिंग एजेंट के लिए भरे थे,
और एसडीएम फतेहगढ़ साहब ने इतनी पार्शियलिटी की कि कल शाम तक क्या आज सुबह तक भी मुझे काउंटिंग सेंटर में जाने के लिए परमिशन नहीं दी, हालांकि मेरा हक बनता था। सबसे पहले मैंने अप्लाई किया था, जिसकी मैं आपको कहो तो फोटो भी दिखा सकता हूं, जो फॉर्म मैंने दिया था। लेकिन एसडीएम ने जानबूझकर कि वो वहाँ पे नए नए कैंडिडेट जाएं और वो हेरा फेरी उनकी चेक ना कर सके, इसीलिए मुझे वहाँ का आई कार्ड नहीं दिया काउंटिंग सेंटर में जाने के लिए। साफ तौर पर हितेंद्र, यहाँ पे आपका कहना है कि उन्होंने हेरा फेरी करी है, कांग्रेस पार्टी ने हेरा फेरी करी है, तभी उन्हें इतने वोट मिले हैं, तभी वो इतनी सीटें हासिल कर पाई है। जी हितेंद्र जी, इसके अलावा आम आदमी पार्टी के नेता से ये भी जानने की कोशिश कीजिए सुमन के विधानसभा चुनाव से पहले ये निकाय चुनाव हुए हैं, इसका असर क्या कुछ देखने को मिलेगा? जो परिणाम सामने आए हैं उसका असर विधानसभा चुनाव में, जो आने वाले विधानसभा चुनाव है पंजाब में, उस पर आम आदमी पार्टी को क्या फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है? जी जी, तो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, उसका निकाय चुनाव का जो रिजल्ट होगा उसका असर देखने को मिलेगा विधानसभा चुनाव पर? नहीं, ये स्थानक चुनाव होते हैं, ये पर्सनल रिलेशन के भी होते हैं, इसका विधानसभा पर कोई असर नहीं दिखेगा। विधानसभा चुनाव जो है लोग बहुत सोच और समझकर उसमें वोट डालते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव होता है। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि ये मैंने फॉर्म भरा था, ये दिखा सकेंगे अगर तो। ये फॉर्म मुझे आई कार्ड नहीं दिया गया, ये फॉर्म एसडीएम दफ्तर और एसडीएम के क्लर्क ने बोला कि एसडीएम ही देंगे। उनसे पूछा गया तो वो बोले नहीं हम नहीं दे सकेंगे, देंगे, साफ किया उन्होंने। जी हितेंद्र जी बिल्कुल सुमन, तमाम बातचीत करने के लिए और आम आदमी पार्टी के नेता से उनकी जो प्रतिक्रिया है वो लेने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से अलग अलग जगहों से जो उम्मीदवार हैं वो जो जीत रहे हैं वो जश्न मना रहे हैं, और जो हार रहे हैं, जिस तरीके से आम आदमी पार्टी का जो प्रदर्शन देखने को मिला है, आम आदमी पार्टी के इतने ज़्यादा जो उम्मीदवार हैं वो नहीं जीत पाए हैं जितनी उम्मीद की जा रही थी, जो टक्कर दिए जाने की बात की जा रही थी अब तक आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल है आम आदमी पार्टी, और विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बढ़ा चढ़ा करके वोट पंजाब की जनता ने दिए थे। सूरज मित्तल हमारे संवाददाता मोगा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, क्या कुछ स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? परिणामों के बारे में फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट? देखो, मोगा में जो स्थिति बिल्कुल साफ हो चुकी है। बात करें मोगा जिला की तो यहाँ से जो है कोटी से जो 9 उम्मीदवार कांग्रेस के जेतु हुए हैं और बद्री कलर से भी 9, और मोगा की बात करें तो 20 उम्मीदवार जो हैं कांग्रेस के जेतु हुए हैं। लेकिन अकाली दल भी कुछ कम नहीं रहा, क्योंकि विकास के कार्य जो अकाली दल के समय में हुए हैं उनके कार्यों को देखते हुए लोगों ने उनको जो है बहुमत दिया, बहुमत नहीं कह सकते उसको, उनके उम्मीदवारों को जिताया है। यहाँ से 15 उम्मीदवार जो जीते हैं, और आज हमारे साथ मजबूत भी हैं अकाली दल के एक नौजवान जो पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं, और उनके समर्थन में जो सामने जो खड़े थे उनके सामने उम्मीदवार जत्थेदार तोता सिंह अकाली दल के खेती-बाड़ी मंत्री जो रह चुके हैं उनके पीए थे, उनको हराकर वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उनसे जानते हैं, मंदिर में माथा टेकने पहुंचे थे, क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम गौरव गुप्ता जी, गौरव गुप्ता गुड्डू, और मैं 42 नंबर वार्ड से इलेक्शन में खड़ा हुआ था, और आज मुझे परमात्मा की कृपा से विजय मिली है। और कहने की बात यह है कि मेरे जितने भी साथी थे, हम तो इलेक्शन में बिल्कुल नाड़ी थे, सब दोस्त ही मेरे नाड़ी थे, लेकिन उन्होंने सच्चे मन से सभी ने बहुत काम किया और हमें विजय मिली प्रभु की कृपा से। और दूसरी बात, सभी शहरवासियों से मेरा निवेदन है, सबसे ये कहता हूँ, अब वोटरों का काम खत्म हो गया, उन्होंने वोट डाल दी और हमें विजय दिला दी। अब हमारा काम शुरू है, अब हम अपनी जो भी हमने वादे किए थे उन पे खरा उतरेंगे। अकेला अपने वार्ड के लिए नहीं, अपने शहर के लिए भी सब कुछ करेंगे। किसी वार्ड में किसी तरह की जरूरत हो मुझे फोन कर सकते हैं, मैं और मेरी टीम जो है हमेशा हाजिर रहेगी। हमारी कोई लिमिट नहीं है, कोई बाउंड्रीज नहीं है कि अपने वार्ड में काम करूंगा, सभी वार्डों में काम चलेगा और सब पब्लिक के सहयोग के साथ चलेगा। जी बिल्कुल सूरज, अगर बात की जाए इनकी, जिस तरीके से कह रहे हैं कि न सिर्फ वार्ड के लिए बल्कि पूरे शहर के लिए मैं काम करूंगा, तो अब अगर इनसे बात की जाए कि विधानसभा चुनाव में इस जीत का क्या कुछ असर देखने को मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि अभी कांग्रेस से पिछड़ती हुई अकाली दल यहाँ पर दिखाई दे रही है। गौरव जी, की लगता है विधानसभा चुनाव से इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल सर, इससे बिल्कुल असर पਊਗਾ सर विधानसभा चुनाव से। और ये इलेक्शन ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ 15 सीटा अकाली दल ਨੂੰ मिली है और 20 सीटा कांग्रेस को है। कुछ 7 तो 10 लैके उम्मीदवार आज़ाद है। आज़ाद उम्मीदवार ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੇਅਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਵਾਰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਪੇ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਡਬਲ ਕਰਕੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਵਾਰਡ ਤੇ ਲਾਉਂਗਾ। ਵਾਰਡ ਤੇ ਵੀ ਲੱਗਣਗੇ और देश शहर ਤੇ भी लगेंगे, वो मैं अपने वादे पे बिल्कुल कायम रहूंगा। क्या कुछ प्रमुख मुद्दे इनके सामने रहेंगे जिसमें ये सुधार करने की कोशिश करेंगे, या फिर अपने क्षेत्र की जनता को नया कुछ देने की कोशिश करेंगे विकास के कार्यों में?
कि मुद्दे की है कि ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ मुद्दे जी सिर्फ सफाई और मुद्दे ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਮਸੀ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜੌਬ ਵੀ ਅਗਲੇ ਲਈ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਜਨਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ। ਬਗਿਆਣਾ ਬਸਤੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 15 ਤੋਂ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੌਕੀਦਾਰ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਾਊਸਕੀਪਿੰਗ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਪਹਿਲ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਰ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਔਰ ਪਾਣੀ ਰਾਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। जी सूरज, इसके अलावा अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से ये अकाली दल के उम्मीदवार जिन्हें जीत मिली है, उन्होंने तो अपनी मंशा साफ कर दी है कि उन्होंने जो वादे किए हैं वो उस पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर अलग अलग दलों के उम्मीदवारों की बात की जाए तो उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई? देखो उम्मीदवारों का तो यही कहना है, जो वोटरों ने उन्हें जिताया है उनका मोल बेकार नहीं जाने देंगे और अपने वार्ड में जो छोटी छोटी समस्याएं जो मोहल्ला वासियों के उनको पहल के आधार पर दूर करेंगे। चाहे वे गली नालियों की समस्या हो, आवारा पशुओं की समस्या हो या कोई भी समस्या, सीवरेज की समस्या, उसको दूर करने में पहले उसका काम करेंगे। और सभी उम्मीदवार यही कह रहे हैं जो भी जीते हैं, चाहे आजाद उम्मीदवार हैं। लेकिन यहाँ पे ये भी बता दूं, जो 50 सीटों में से 10 उम्मीदवार जो आजाद रूप से जीते हैं, अब उनके आजाद उम्मीदवारों के बल पर ही जो है मोगा का मेयर चुना जाएगा। जी, इसके अलावा अगर बात की जाए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं अलग अलग जगहों पर और बीजेपी का बहिष्कार भी किया गया है कई चुनावी सभाओं में, तो बीजेपी का क्या कुछ बीजेपी की स्थिति रही है? तो मोगा में जो है बीजेपी को 1 सीट मिली है जी, भजन सितारा जिनका नाम है, वो 1 सीट हासिल कर चुके हैं। लेकिन वो जो किसान आंदोलन चल रहा है, केंद्र सरकार की तरफ से जो खेती के 3 बिल पास किए गए थे, उसका असर जरूर देखने को मिला है। हालांकि बीजेपी की तरफ से अपने उम्मीदवार खड़े किए गए थे, लेकिन उन्हें कोई ज्यादा बहुमत नहीं, उन्हें ज्यादा वोटें नहीं मिली और एक उम्मीदवार ही जो उनका मैदान में जीत पाया है। जी, जीते हुए उम्मीदवार की कोई प्रतिक्रिया सामने आई हो? जी, अभी उनकी कोई प्रतिक्रिया सामने तो नहीं आई, लेकिन उनका यही कहना है भी पार्टी के साथ है, उनकी पार्टी की वजह से वो जीते हैं। जी, वहीं अगर मुख्य विपक्षी दल जो कि विधानसभा में, पंजाब विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल है आम आदमी पार्टी, उनकी क्या कुछ स्थिति सामने आई? तो पहली बार जो है मोगा में आम आदमी पार्टी द्वारा 4 सीटें हासिल की गई हैं, लेकिन लगातार वो संघर्ष करते आ रहे थे भी मोगा से वो अपना मेयर बनाने में कामयाब होंगे। लेकिन इतनी जल्दी जो लोगों ने, मोगा के लोगों ने उनको इतना फतवा नहीं दिया। लेकिन हाँ, 4 सीटें जो अच्छे चेहरे थे उनके आम आदमी पार्टी के, वो जीतने में जरूर कामयाब हुए हैं। जी सूरज, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से अलग अलग जगह से हम ताज़ा अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये मोगा की स्थिति जहां पर अकाली दल और कांग्रेस में टक्कर दिखाई दी, लेकिन कांग्रेस बढ़त बनाए हुए दिखाई दी। और अगर बात की जाए मुख्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी की, जो कि लगातार ये दावा कर रहे थे कि मेयर इस बार हर जगह पर आम आदमी पार्टी का होगा, आम आदमी पार्टी को लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, ऐसे ऐसे दावे आम आदमी पार्टी की तरफ से किए जा रहे थे। लेकिन वहीं जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं वो उस उम्मीद पर खरे उतरते हुए दिखाई नहीं दिए जो कि उम्मीद की जा रही थी आम आदमी पार्टी की तरफ से कि इतना अच्छा परिणाम जो है वो सामने आएगा। वैसा परिणाम सामने नहीं आया जैसे कि उम्मीद की जा रही थी। लेकिन अगर वहीं बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जिस तरीके की जो विरोध की जो लहर देखने को मिल रही थी, उसका असर साफ तौर पर दिखाई दिया है। इक्का दुक्का जो उम्मीदवार हैं वही जीत हासिल कर पाए हैं, बाकी सभी उम्मीदवारों को हार का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा अगर बात की जाए शिरोमणि अकाली दल की, तो अकाली दल कई जगहों पर मजबूत स्थिति में ज़रूर दिखाई दिया, लेकिन अकाली दल कहीं ना कहीं कांग्रेस से पिछड़ता हुआ ही दिखाई दिया है। लेकिन अमृतसर की अगर बात की जाए तो अमृतसर के क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर अकाली दल ने भी बढ़त बनाई और कांग्रेस को भी वहां पर पछाड़ा है। पंजाब में नगर निकाय चुनावों के परिणाम घोषित किए जा रहे हैं, कई जगहों पर परिणाम जो है वो पूरी तरह से घोषित किए जा चुके हैं और अब जो किंग मेकर होंगे वो होंगे निर्दलीय उम्मीदवार। जो मेयर बनेंगे वो निर्दलियों के दम पर बनेंगे, क्योंकि कई जगहों पर बड़ी संख्या में निर्दलियों ने जीत हासिल की है। अगर बात की जाए धुरी की, तो धुरी में 8 उम्मीदवार ऐसे हैं जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनको जीत हासिल हुई है। वहीं 11 कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को 2 मिले हैं। अहमदगढ़ में कांग्रेस के 5, श्रोमणी अकाली दल का 1, आम आदमी पार्टी का 1, इंडिपेंडेंट भी 1 है। सुनाम में कांग्रेस के 19 उम्मीदवार जीते हैं। और अगर बात की जाए
कपूरथला की, तो कांग्रेस के 43, अकाली दल के 3, बीजेपी और आम आदमी पार्टी यहां पर शून्य रहे हैं। अमृतसर जिले में अलग अलग जगहों पर अगर बात की जाए तो कांग्रेस और अकाली दल में टक्कर देखने को मिली है। कई जगहों पर अकाली दल ने सुपड़ा साफ कर दिया है बाकी सभी दलों का। वहीं पठानकोट में बीजेपी को जरूर बढ़त जो है वो वहां पर देखने को मिली है। पठानकोट में कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि पूरे पंजाब के हिसाब से पठानकोट में बेहतर प्रदर्शन बीजेपी का रहा है। लेकिन अगर मोगा की बात की जाए तो मोगा में साफ तौर पर अभी हमारे संवाददाता बता रहे थे कि अकाली दल को 15 सीटें, आम आदमी पार्टी को 4, बीजेपी को 1, कांग्रेस को 20 और निर्दलीय यहां पर 10 उम्मीदवार जीते हैं, जो कि यहां पर किंग मेकर साबित होंगे। मेयर उन्हीं की बदौलत बनेगा, जिसको वो चाहेंगे वो मेयर जो है वो बनता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा गुरदासपुर में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका यहां पर लगता हुआ दिखाई दिया है। कांग्रेस के 17, अकाली दल के 2 और बीजेपी को 1 सीट पर जीत मिली है। नतीजों पर चर्चा करेंगे। संदीप चौधरी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है संदीप जी। वसीम रजा भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंजाब में जो स्थिति रही है, वसीम रजा जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि पंजाब में लगातार किसान आंदोलन चल रहा है और किसान आंदोलन की वजह से पंजाब में आप लोग चुनावी सभा भी नहीं कर पाए और यही परिणाम आज देखने को भी मिला है। सुंदर जी, जैसा कि हमने पहले भी कहा, चुनाव से पहले भी हमने लगातार चर्चाओं में ये बात कहते आए हैं कि पंजाब के जो निकाय चुनाव है, कांग्रेस जो है इसे चुनाव के नजरिए से नहीं करा रही है। ये एक तरह से ये नॉमिनेट करना चाहती थी और नॉमिनेट करने का प्रयास ही कर रही है। अभी भी आज भी जो रिजल्ट आ रहे हैं वो पूरी तरह से पंजाब के अंदर ये चुनाव हुआ गुंडागर्दी के अंदर हुआ। पूरी की पूरी कैप्टन की तानाशाही थी, प्रशासन पे पूरा कैप्टन का कंट्रोल था। पंजाब की सरकार जो है इस चुनाव को निष्पक्ष नहीं होने दिया। इस चुनाव को पंजाब की सरकार ने, जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं। दूसरा, जैसा कि आप कह रहे हैं कि किसान भाइयों ने और किसान संस्थाओं ने बीजेपी को चुनाव कैंपेन नहीं करने दिया। जैसा कि कुछ दिन पहले की एक अखबार की खबर थी कि बीजेपी को चुनाव कैंपेन से कोई किसान नहीं रोक रहा, बल्कि स्थानीय सरकार, कांग्रेस के गुंडे और कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस की पुलिस ये पंजाब में बीजेपी को चुनाव कैंपेन करने से रोकने का प्रयास कर रही थी और लगातार रोक भी रही थी और लगातार हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर हमले भी हो रहे हैं। आज की मैं एक घटना आपके सामने रखूंगा कि मलेरकोटला के अंदर जब चुनाव का परिणाम आता है तो मलेरकोटला में अभी तक हमारे 2 पार्षद जीत के आए हैं। वार्ड नंबर 13 से मलेरकोटला से नीना किंगर जी विजयी होती हैं। उसके बाद कार्यकर्ताओं ने वहां नारा लगाया, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हमारे एक कार्यकर्ता को कांग्रेस के गुंडों ने मारपीट की उस कार्यकर्ता के साथ, कार्यकर्ता का मोबाइल तक छीन लिया। उसके बाद मोबाइल और जेब में कुछ पैसे पर था क्या कुछ, वो सारा कुछ छीन के लेके भाजपा कार्यकर्ता को उठा के ले गए मारपीट करने के लिए। तो ये कहाँ का लोकतंत्र है? ये कौन सा चुनाव है? वसीम रजा जी, सवाल ये है, वसीम रजा जी, सवाल ये है, जब दूसरे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो भारतीय जनता पार्टी की वहां पर सरकार होती है, तो बीजेपी पर भी यही आरोप लगता है जो यहाँ पर कांग्रेस पर आरोप लग रहा है। और दूसरी बात ये कि आप अपनी हार के पीछे क्या निष्पक्षता, पारदर्शिता को मानते हैं या फिर जनता में जो विरोध है बीजेपी के प्रति उसको मानते हैं? देखिए, जनतंत्र का कोई विरोध नहीं है। अगर ऐसा बात होता, पंजाब के अंदर अगर ऐसी स्थिति होती तो हम 1062 जो ए और बी क्लास की जो काउंसिल है और नगर निगम है उसमें हमने उम्मीदवार खड़े किए। 212 उम्मीदवार सी कैटेगरी के काउंसिलों में हमने उम्मीदवार दिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो 20% पे हम चुनाव लड़ते थे पंजाब के अंदर, 20% से एकदम से 80% क्षेत्र में चुनाव में 80% सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार खड़ा किया। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही उत्साह की बात थी। लेकिन पूरी को पूरा चुनाव को हाईजैक करके, पूरे प्रशासन का गलत उपयोग करके कांग्रेस ने इस चुनाव का रुख बदल दिया। और मैं ये कहता हूं कि पंजाब में इससे पहले भी सरकारें रही हैं, हम भी सत्ता में रहे हैं, लेकिन इस तरह का चुनाव हमने कभी नहीं करवाया। आज जो पंजाब का माहौल और पंजाब के अंदर जिस तरह की राजनीति कांग्रेस कर रही है, ये भविष्य के लिए पंजाब के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि चुनाव जो है निष्पक्ष होना चाहिए, इस तरह की गुंडागर्दी नहीं होनी चाहिए। संदीप जी के पास पहुंचते हैं। संदीप जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके के जो नतीजे आए हैं उसमें कांग्रेस
सबसे ज़्यादा सीटें लेती हुई दिखाई दे रही है, सबसे ज़्यादा सीटों पर जीती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद अगर बात की जाए तो मुझे लगता है अभी तक, क्योंकि आंकड़े जो हैं वो स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, तो उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि निर्दलीय कहीं ना कहीं दूसरे नंबर पर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद अकाली दल और आम आदमी पार्टी की स्थिति है, और उससे भी नीचे बीजेपी की जो स्थिति दिखाई दे रही है, उसको लेकर के आप क्या मानते हैं? जिस तरीके से वसीम रजा ने और बाकी जो विपक्षी दल है वो भी यही आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा किया है, इसलिए ये जीत जो है कांग्रेस की तरफ से जीत नहीं बल्कि नॉमिनेट किए जा रहे हैं लोग। देखिए हितेंद्र जी, वसीम रजा ने अपनी बात अच्छी तरीके से रखी। एक राजनीतिक दल से होने की वजह से राजनीतिक दल का और राजनीतिक दल के लोगों का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसी तरीके से वो अपने पार्टी को, अपने कैंडिडेट्स को प्रोटेक्ट करते हुए बात रखते हैं। वसीम जी ने अपनी बात अच्छी तरह रखी, इस बात में कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जो रिजल्ट हमारे सामने आ रहे हैं, जो परिदृश्य इसी टाइम हम लोग देख पा रहे हैं आपके चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तो उसमें कहीं न कहीं इस बात में कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी को बड़ा नुकसान इन चुनाव में देखने को मिल रहा है और कांग्रेस पार्टी अच्छा कर पा रही है। क्योंकि कहीं न कहीं आपको हितेंद्र जी इस बात को मानना पड़ेगा, जब से ये आंदोलन किसानों का स्टार्ट हुआ है तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता लगातार किसानों के साथ रहने के साथ साथ उन्होंने किसान आंदोलन को, किसानों को मजबूती देने का काम किया है। और मुझे लगता है उसका श्रेय कांग्रेस पार्टी को और कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट्स को इस चुनाव में मिला है। इसके बाद जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अकाली दल को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, लगातार टक्कर में है अच्छी फाइट देने के बावजूद। और इस चीज का क्रेडिट जाता है बादल परिवार की बहू को, हरसिमरत कौर ने जिस तरीके से अपना मिनिस्ट्री छोड़ी थी और मोदी सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की थी, और लगातार वो भी किसानों के साथ में डटे हुए हैं और पंजाब के अंदर एक किसान पार्टी के रूप में अकाली दल को देखा जाता है। तो ये कई सारे कारण हैं और ये एक तरीके से देखा जाए तो जमीनी जो चुनाव होता है उस तरीके का चुनाव है। इसमें पार्टी से कहीं ज्यादा कैंडिडेट भी मैटर करते हैं हितेंद्र जी, क्योंकि वो लोकल में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, एक दूसरे के उन्हें काम करने होते हैं। तो कई ऐसे रीजन है, लेकिन कांग्रेस और अकाली दल का मजबूत होने का कारण कहीं ना कहीं मैं मानता हूं कि जो किसान आंदोलन है उसमें उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है, उसका बेनिफिट इन दोनों पार्टीज को यहाँ पे मिला है। जी वसीम जी, क्या आप संदीप जी से सहमत हैं? जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि किसान आंदोलन का कहीं ना कहीं फायदा उठाया है कांग्रेस ने और अकाली दल ने, और आप ये फायदा उठाने से चूक गए हैं क्योंकि लगातार किसान आपके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी बात को समझने की कोशिश नहीं कर पा रहे, उनको, या यूं कहें कि उनको संतुष्ट नहीं कर पा रहे। देखिए हितेंद्र जी, कुछ हद तक जो राजनीतिक विश्लेषक ने अपने बात रखी है वो बात सही है, लेकिन मैं एक बात कहूंगा कि आम आदमी पार्टी, अकाली दल और कांग्रेस, इन तीनों का एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के विरोध में प्रचार करना और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को चुनाव कैंपेन तक नहीं करने देना, चुनाव कार्यालयों को बंद करना, कार्यकर्ताओं से लगातार मारपीट करना, कहीं ना कहीं पूरे पंजाब में इन पार्टियों को ऐसा लग रहा था कि भविष्य में भारतीय जनता पार्टी पंजाब में बहुत बड़े विकल्प के रूप में उभर रही है और 2022 का जो चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी अकेले सरकार बनाने के लिए सक्षम है, जिस कारण अकाली दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, मैं ये कह सकता हूं इन तीनों ने मिलके भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया। इन लोगों ने हमारे कार्यकर्ताओं को प्रचार तक नहीं करने दिया और कांग्रेस ने सरकार का दुरुपयोग करते हुए लगातार प्रशासन को, हम ये कह सकते हैं कि कई कार्यकर्ता तो ऐसे थे जो विनिंग कैंडिडेट थे हमारे, उन लोगों के नॉमिनेशन तक रद्द करवा दिया गया। उनको उनके कागजों में कोई कमी ना होने के बावजूद बहुत सारे स्थान पे ऐसे हुए उनके नॉमिनेशन रद्द करवा दिया गया। उसके बाद देखिए आज जब परिणाम आते हैं, मलेरकोटला जो एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, विधानसभा माना जाता है, आज वहां से भी हमारे 2 उम्मीदवार जीत के आए। अभी तक 2 उम्मीदवारों के नाम आ चुके हैं जीत के, बाकी अभी देखिए शाम तक क्या होता है। लेकिन मैं ये कहता हूं वहां से जब उम्मीदवार हमारे जीतते हैं तो उम्मीदवार के समर्थकों से मारपीट की जाती है। ये क्या हो रहा है पंजाब में? पंजाब को कांग्रेस सरकार कहां ले जाना चाहती है? इससे तो हमने तो पहले भी कहा था, जिस तरीके का ये चुनाव हो रहा था, चुनाव आयोग, सरकार, पुलिस, ये सब की मिली भगत से कांग्रेस का, ये सब मिलकर कांग्रेस का चुनाव प्रचार कर रहे थे और चुनाव कांग्रेस के उम्मीदवारों को जिताने का लगातार प्रयास कर रहे थे। जो आज हम नतीजों में देख रहे हैं, ये तो हम पहले दिन से चिल्ला रहे हैं, पहले दिन से ही हम कह रहे हैं
हमने अपनी बात गवर्नर साहब के पास भी रखी, महामहिम राज्यपाल साहब से भी मुलाकात की और कहा कि निष्पक्ष चुनाव कराया जाए पूरे पंजाब में। ये बात हम नहीं कहते, अकाली दल ने भी कहा, आम आदमी पार्टी ने भी कहा, दूसरे अन्य आजाद उम्मीदवार बहुत से थे, उन्होंने भी कहा, उनके साथ भी अन्याय हो रहा था। तो पहली बार पंजाब में ऐसा चुनाव हमने देखा है, इससे पहले की चुनाव भी हम देखते आए हैं, लेकिन इस चुनाव का जवाब जो है, इस गुंडागर्दी का जवाब जो है 2022 के चुनाव में पंजाब की जनता कांग्रेस को देगी, क्योंकि पंजाब के अंदर कांग्रेस ने कोई विकास नहीं किया, कोई डेवलपमेंट नहीं की। पंजाब में गुटका साहिब का अपमान किया कैप्टन अमरिंदर सिंह ने, गुटका साहिब हाथ में लेके जो सौगंध खाई थी, जो कसम खाई थी, उसके बावजूद पंजाब के अंदर कोई विकास नहीं किया, विकास का झूठी कसम खाई। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस के लोग कहते थे कि ये सेमीफाइनल है, हमने पहले दिन ही कह दिया था कि ये कोई सेमीफाइनल नहीं है, ये तो नॉमिनेट कर रहे हैं कांग्रेस वाले और सहयोग करवा रही है पंजाब की सरकार। तो इसका जवाब जो है 2022 के चुनाव में देखने को मिलेगा और भारतीय जनता पार्टी 2022 में अकेले अपने दम पे सरकार बना के पंजाब के अंदर दिखाएगी, क्योंकि पंजाब में परिवर्तन चाहिए, पंजाब विकसित होना चाहिए, पंजाब को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए और पंजाब को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी पंजाब में आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है जो वादा करती है उसे पूर्ण रूप से धरती पे और जमीन पे ले आके दिखाती है। ऐसे में ना मानना है और इस चुनाव का परिणाम जो है कहीं ना कहीं जो हमारे वोटर हैं, जो हमारी पंजाब की जनता है, उनके मन को भी पीड़ा हो रही होगी आज, क्योंकि इस तरीके का चुनाव जो है कभी किसी ने नहीं देखा। क्योंकि आप लगातार देख रहे थे, लगातार आपके चैनलों पे भी दिखाया जा रहा था गुंडागर्दी की तस्वीरें। तो ये चुनाव परिणाम जो है कांग्रेस के पक्ष में जरूर आया है, लेकिन ये कांग्रेस का पक्ष, ये निकाय चुनाव तो जीत जाएंगे, लेकिन यहीं से उनके 2022 के चुनाव का विनाश काल शुरू हो जाएगा और आने वाले भविष्य में हम सरकार बनाएंगे। जी बिल्कुल संदीप जी, जिस तरीके से यहाँ पर अगर ये कहा जाए, जिस तरीके की बातें वसीम रजा जी कर रहे थे कि अब जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उसमें बीजेपी इतनी सक्षम है कि सरकार बना पाएगी, क्या ये इस तरीके की जो बात कर रहे हैं, क्या आपको भी लग रहा है आज की स्थिति देख करके बीजेपी अपनी सरकार बना पाएगी आने वाले विधानसभा चुनाव में? पहली चीज मैं आपको बता दूं, जो वसीम रजा जी ने कही थी कि कहीं न कहीं दूसरी पार्टियों को ये एहसास हो चुका था कि भारतीय जनता पार्टी कुछ बड़ा पंजाब के अंदर कर सकती है। हाँ, इस बात में कोई दो राय नहीं, क्योंकि जो राजनीतिक दल है उन्होंने बिहार का भी सिस्टम देखा है कि बिहार में कब भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर की पार्टी बन के खड़ी हो गई, दूसरी छोटी पार्टियां जिनके साथ चली उनको हाशिए पर पहुंचा दिया। ये चीजें आपने महाराष्ट्र में भी देखी, कब शिवसेना को ठिकाने लगा दिया और भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी बन गई जो शिवसेना का हाथ पकड़ करके चली थी। तो ये चीजें एक एग्जाम्पल नहीं है, कई एग्जाम्पल हैं। ये डर दूसरी पार्टियों के दिमाग में पंजाब में आ चुका था और इसीलिए प्रकाश सिंह बादल ने बीजेपी से हाथ छुड़ा लिया और वो अपनी अलग राह पर चल दिए। उनको मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर मैं चलता रहा तो ऐसा ना हो, भारतीय जनता पार्टी आज इतनी बड़ी पार्टी हो चुकी है कि कहीं वो अकालियों को और अकाली का अस्तित्व ना खत्म कर दे। तो ये चीज थी, लेकिन आज सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो चुका है। जिस तरीके का माहौल विपक्ष ने पंजाब के अंदर बनाना चाहा वो उसमें पूरे तरीके से हितेंद्र जी सक्सेस हो चुके हैं और आज भारतीय जनता पार्टी के लिए पंजाब के अंदर खड़ा होना बहुत मुश्किल काम हो चुका है, क्योंकि आप जानते हैं पंजाब जो एक सिखिज्म से जुड़ा हुआ स्टेट है, सरदारों का स्टेट है, किसानों का स्टेट है, तो वहाँ के बच्चे के दिमाग में वो खालिस्तानी वर्ड गूंजता है कि सरदारों की पगड़ी देखकर उनको खालिस्तान बोल दिया जाता है, सरदारों की पगड़ी देखकर उनको आतंकवादी बोल दिया जाता है। तो बहुत सारी चीजें, और जिस तरीके से पूरे पंजाब ने, उनके बच्चों ने, बड़े बूढ़ों ने दिल्ली के चारों तरफ इस कड़ाके की सर्दी में अपने बड़े बुजुर्गों को, माताओं बहनों को पड़े हुए देखा है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। उन सब चीजों का जो नुकसान है वो भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा और अभी नहीं, अभी भारतीय जनता पार्टी को अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि हम पंजाब के हक में हैं, हम सिखिज्म के साथ खड़े हैं, हम किसानों के साथ खड़े हैं। उसके बाद सरकार बनाने की बात आती है। जी संदीप जी, इसके अलावा अब चुनाव की बात करते हैं, क्योंकि चुनाव से पहले लगातार सभी विपक्षी दल कहते रहे थे और बीजेपी भी ये कह रही है कि हम भी राज्यपाल से भी मिले, चुनाव आयोग से भी मिले, लेकिन उसके बावजूद भी जो चुनाव हैं वो सही तरीके से, फेयर तरीके से चुनाव जो है वो संपन्न नहीं हो पाए। इसी की वजह से यहाँ पर कांग्रेस जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई दिखाई दे रही है। देखिए हितेंद्र जी, ये पूरे तरीके से एक पॉलिटिकल इशू होते हैं जो अपने कार्यकर्ताओं में, अपनी पार्टी में जोश भरने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा
कभी सरकार पर आरोप लगाए जाते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी वहां भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगेंगे, जहां विपक्ष की सरकार रहेगी वहां विपक्ष की सरकारों के ऊपर आरोप लगेंगे। और अगर किसी की भी सरकार की स्थिति नहीं होगी तो आपने देखा होगा ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ दिया जाता है। तो ये चीजें पूरे तरीके से राजनीतिक हैं, इन चीजों पे ज्यादा कुछ कहना ठीक नहीं है। आरोप प्रत्यारोप की हिंदुस्तान में राजनीति होती है, वो आज भी हो रही है और आगे भी होती रहेगी। जी संदीप चौधरी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन वसीम जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वसीम जी, मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूं, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी ने जैसे कि बताया कि भारतीय जनता पार्टी को पंजाब में खुद को साबित करना होगा और खुद को दोबारा से खड़ा करना होगा। क्या ये जो निराशा आज देखने को मिल रही है, ये अकाली दल से अलग होने की वजह से देखने को मिल रही है, या फिर किसान आंदोलन इसके लिए मुख्य वजह है, या जिस तरीके से आप कह रहे हैं ये एक सियासी बयानबाजी भी इसे कहा जा सकता है कि आप वार पलटवार जो है राजनीति में किया जाता है? क्या ये सिर्फ और सिर्फ राजनीति वार पलटवार आप कर रहे हैं कि कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ रहे हैं अपनी हार के लिए? देखिए जितेंद्र जी, इस चुनाव को ना तो हम निराशा से देखते हैं ना किसी और नजरिए से। इस चुनाव को हम ये कहते हैं कि ऐसी स्थिति में जब अकाली दल ने हमारा साथ छोड़ा, उसके तुरंत बाद किसान आंदोलन होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने पूरे पंजाब में एक बहुत बड़े स्तर पे अपने उम्मीदवारों को खड़ा किया। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जहां तक इस चुनाव का परिणाम है, चुनाव के परिणाम से हमें निराशा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम तो पहले दिन से ही, हम नहीं, पंजाब की हर पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे विपक्ष की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी रही हो, चाहे अकाली दल हो, आम आदमी पार्टी हो, चाहे कोई और कार्यकर्ता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, हर व्यक्ति ने ये कहा है, लगातार कांग्रेस पे आरोप लगाया है कि ये चुनाव जो है बिल्कुल निष्पक्ष नहीं हो रहे हैं। इसके नॉमिनेशन से ही पता लग गया, लगातार जीतने वाले उम्मीदवारों के कागज तक रद्द कर दिए जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस की गुंडागर्दी के अंदर ये चुनाव हुआ। कोई निष्पक्ष नहीं रहा, ना चुनाव आयोग हो, चाहे सरकार हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, सारे का सारा तंत्र जो है एक कांग्रेस का वर्कर के रूप में, कांग्रेस के पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम किया इस चुनाव में। तो इस चुनाव में तो रिजल्ट कांग्रेस के पक्ष में आना ही था, लेकिन जो पंजाब के जनता के साथ अन्याय हुआ है, चुनाव को निष्पक्ष नहीं कराया गया, इसका हिसाब जो है 2022 में पंजाब की जनता भी लेगी। और मैं ये यकीन के साथ कहता हूं, जैसा कि हमारे अपने चुनाव विशेषज्ञ जो आपने बैठा रखे थे, उन्होंने भी एक बहुत बड़ी बात कही है कि पंजाब के अंदर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सबको ये डर सता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अंदर एक बहुत बड़े रूप में उभर के आ रही है। और पंजाब के अंदर अगर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई तो इन जितने भी पंजाब के अंदर पॉलिटिकल पार्टी है उनका अंत होना बिल्कुल संभव है। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से यकीन के साथ कह रहा हूं कि भविष्य में 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी पंजाब के अंदर, सरकार हमारी बनेगी और ये कांग्रेस की गुंडागर्दी को एक बहुत बड़ा जवाब देगी। और इस चुनाव का हिसाब भी पंजाब की जनता 2022 के चुनाव में। बरजिंदर सिंह अकाली दल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बरजिंदर जी, आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। थैंक यू जी बरजिंदर जी, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। जिस तरीके का आज परिणाम आ रहा है, कांग्रेस और अकाली दल में कहीं ना कहीं टक्कर देखने को मिली, लेकिन कांग्रेस आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही। नहीं, एक्चुअली कांग्रेस को मेजोरिटी नहीं आई। मेजोरिटी के लिए 26 सीट चाहिए होती है, उनकी 20 आई है और हमारी 15 आई है श्रोमणी अकाली दल, और श्रोमणी अकाली दल की हैं सीटें ये। और सबसे बड़ी बात है कि मतलब एमएलए की वाइफ खड़ी हुई थी यहाँ, वो भी हार गई। जी, मैं ऑल ओवर पंजाब की बात कर रहा हूँ सर, क्योंकि जिस तरीके से आप पहले बीजेपी के साथ थे और बीजेपी अब ये आरोप आप पर लगा रही है कि आपको ये डर था कि कहीं अकाली दल का खात्मा ना हो जाए, इसलिए आपने अपना हाथ जो है वो भारतीय जनता पार्टी से छुड़ाया है। ये आरोप भी अब आप पर लग रहा है। देखो जी, सबसे बड़ी पार्टी श्रोमणी अकाली दल सी ते अब भी है जी, और बीजेपी तो मतलब मजे ले रही थी साथ में जाके, ठीक है ना जी। अब अकेले इनको लड़ना पड़ेगा। और श्रोमणी अकाली दल तो 100 साल पुरानी पार्टी है जी। बीजेपी तो मेरा ख्याल 10, 20, 30 साल पहले बनी होगी कम पार्टी। श्रोमणी अकाली दल बड़ी कुर्बानी वाली पार्टी है। 25 साल तक तो आपका गठबंधन रहा जी, फिर क्या है, गठबंधन हुआ तो इनको फायदा ही हुआ है। श्रोमणी अकाली दल को तो इतना फायदा फूदा नहीं हुआ। मतलब इनकी यूनियन गवर्नमेंट बनी तो दसो पंजाब लिए इन्होंने की बेनिफिट किया, की फायदा किया। साडे प्रधान सुखबीर सिंह बाल साहब, उनकी सोच ते लोगों ने मोहर लगाई है। और मोगा जिहड़ी है नगर निगम असी बड़े बड़े मार्जिन के नाल अच्छी सीटें प्राप्त की। जी बिल्कुल। वसीम जी, ये साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं
बीजेपी ने हमारा फायदा उठाया है, हमें बीजेपी का कोई फायदा नहीं हुआ है। जितेंद्र जी, मेरे साथी अकाली दल के प्रवक्ता जो बैठे हैं, इनको तो पहले ज्ञान ये होना चाहिए था कि 25 साल से तो अकाली दल के साथ हमारा गठबंधन है और ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी 15 साल की पुरानी पार्टी है। पहले तो इन्हें ये भी नहीं पता। उसके बाद ये कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर केंद्र में सरकार बनने के बाद पंजाब के अंदर पंजाब का कोई विकास केंद्र सरकार ने नहीं किया। सबसे पहले ये जाके अपने हरसिमरत कौर बादल साहब से और सुखबीर बादल से पता करें, बठिंडा का जो एम्स बना है, बठिंडा के एम्स में क्या पंजाब सरकार ने एम्स बनवाया? बठिंडा के अंदर जो एम्स लेके आया गया पंजाब के अंदर, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाई है, वहां एम्स का निर्माण हुआ। उसके बाद आप ये जालंधर में एयरपोर्ट बनाया गया, लुधियाना में एयरपोर्ट बनाया गया। पंजाब के अंदर सड़कों का एक बहुत बड़ा जाल, आज से आप पीछे 10 साल पहले चले जाएं, 7-8 साल पहले चले जाएं, पंजाब के अंदर आज जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे नेशनल हाईवे पे जितना काम सेंट्रल गवर्नमेंट ने पंजाब के अंदर किया है, किसी भी सरकारों में ऐसा सर इसका श्रोमणी अकाली दल को क्या फायदा हुआ वो भी बता दीजिए। जितना भी फ्लाईओवर दिख रहा है पंजाब के अंदर, जितने भी फ्लाईओवर दिख रहे हैं, जितने बड़े हाईवे दिख रहे हैं, ये सारा सेंट्रल गवर्नमेंट का दिया हुआ पंजाब के अंदर है। और ये सरासर ये झूठ बोलना इनकी आदत है और ये सब घबराए हुए लोग हैं। 2022 में पंजाब की जनता बताएगी कि केंद्र सरकार ने पंजाब को क्या क्या दिया और पंजाब की जनता जो है केंद्र सरकार के साथ और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी हुई नजर आएगी। आने वाले भविष्य में अकाली दल, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कोई भी दिखने वाले नहीं है पंजाब में, ऐसा कुछ भी नहीं है। बरजिंदर जी, जो विकास कार्य किए उनका समर्थन करेगी जनता 2022 में, और जो सीएम बनेगा वो बनेगा बीजेपी का, ये दावा कर रहे हैं बीजेपी नेता वसीम रजा। और आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया और बीजेपी का हमें कोई फायदा नहीं हुआ। ये मगेरी लाल के सपने देख रहे हैं जी, देखने दो। विकास तो किया अकाली दल ने। आप मेरे सवालों का जवाब दे देना। क्या फ्लाईओवर जो आपके अंदर नेशनल हाईवे फ्लाईओवर और एम्स किसने बनवाया? सारी अकाली दल जितेंद्र जी, मुल्क याद कराने के लिए अकाली दल जितेंद्र जी मेरी बात का जवाब उनसे ले लीजिए। बनी है जितेंद्र जी मेरी बात का जवाब उनसे मांगिए। बिल्कुल बड़े पकाते हैं बस। बिल्कुल बिल्कुल बरजिंदर जी, इनके सवाल का जवाब दे दीजिए, ये सवाल पूछ रहे हैं जी वसीम जी। ये बठिंडा एम्स, पंजाब के अंदर जितने नेशनल हाईवे बने, जितने फ्लाईओवर बने, जालंधर का एयरपोर्ट, लुधियाने का एयरपोर्ट, क्या ये अकाली दल ने बनाया? ये विकास केंद्र सरकार ने नहीं करवाया? जो दिखाई दे रहा है जो नेशनल हाईवे है, जो एम्स है, क्या आप ये कहेंगे कि ये भी अकाली दल ने करवाया यहाँ पर विकास? अकाली दल ने करवाया क्योंकि पंजाब की जनता का टैक्स, इनकम टैक्स इनसे पूछो, देश की भंडार में कितना जमा होता है। ये खराब में नहीं ले हमने फ्लाईओवर। अब हमारे आप मौके का फोर लेन देखो, इतनी बकवास बनाई है, इतनी बकवास बनाई है फोर लेन। आप देखो बरजिंदर जी, अब तक आप भी अब तक आप भी उसी केंद्र सरकार का हिस्सा थे जिस पर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि उसने कोई यहाँ पर विकास नहीं करवाया। इसका मतलब तो सीधे सवाल आप पर भी उठेंगे कि आपने कोई विकास नहीं करवाया। विकास का मतलब ये है कि जो स्टेटों को फंड्स मिलने होते हैं वो मिलते हैं। वो अब भी मिल रहे हैं, पहले भी मिलेंगे, सभी को मिलते हैं। आंध्रा को भी मिलते हैं, उड़ीसा को भी मिलते हैं, तमिलनाडु को भी मिलते हैं। कोई एहसान किया पंजाब पे बीजेपी ने? तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो इनकम टैक्स लेती है, हम टैक्स देते हैं, टैक्स तो हम पे कितना करते हैं बताओ, और रिटर्न भी कितना करते हैं टैक्स का जवाब दे दीजिए। तो खराब में नहीं है, पीछे हमने क्या? मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। आप मेरे सवाल का जवाब वसीम जी इन्होंने कह दिया कोई एहसान नहीं किया आपने, कोई एहसान नहीं किया आपने। जिस जनता से आप टैक्स लेते हैं उसका वहां पर इतना विकास तो करना भी पड़ेगा आपको। हितेंद्र जी, इन्होंने ये कहा था कि पंजाब के अंदर कोई विकास नहीं किया, एहसान वाली बात नहीं। इन्होंने ये कहा था पंजाब के अंदर केंद्र सरकार ने कोई विकास का कार्य नहीं किया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये सिर्फ इतना बता दें कि ये विकास के कार्य किसने किए? क्या ये केंद्र सरकार की एजेंसियों ने नहीं किए, या भारत सरकार के रोड और ट्रांसपोर्ट मंत्रालय से नहीं हुआ, सिविल एविएशन से काम नहीं हुआ, क्या हेल्थ मिनिस्ट्री ने काम नहीं किया? बिल्कुल बरजिंदर जी, जो आज के जो चुनाव परिणाम आए हैं उसको आप किस तरीके से देखते हैं विधानसभा चुनाव को लेकर के? क्या आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी का यही प्रदर्शन रहेगा जो आज रहा है और अकाली दल अपना फिर से सीएम बनाने में कामयाब हो पाएगी? बिल्कुल, अकाली दल एक नंबर की पार्टी सबसे आगे आएगी जी। अकाली दल का जी मुठ बन गया है चुनाव में और अच्छी मार्जिन से जीतेगी जी। लेकिन कुछ इलाकों को छोड़ दे तो आज के जो परिणाम सामने आए हैं वो भी बेहतर नहीं है। इतना खुश होने की भी जरूरत नहीं है बरजिंदर जी। जिस तरीके से आप ये दावा कर रहे हैं कि सीएम हम बनाएंगे, अगर अमृतसर का इलाका छोड़ दीजिए, मोगा का छोड़ दीजिए, तो अलग अलग जगहों पर बहुत कम जो उम्मीदवार हैं वो अकाली दल के जीत पाए हैं। निर्दलीय भी आपसे ज्यादा जीते हैं। देखिए, आप 20 सीटें आई है काली, अपना कांग्रेस को 15 सीटें हमें आई है, बीजेपी को सिर्फ एक सीट मिली है 50 में से, ओनली 1।
ओनली 1 सीट मिली है। ये कैसे कह सकते हैं कि दावा करते हैं मुख्यमंत्री का 50 में से 1 सीट आई तो है। वही बात हुई ना सर, जो आप इनको कह रहे हैं, जो नसीहत आप इनको दे रहे हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने ये देख रहे हैं, तो ऐसे ही ये भी कह देंगे आपको, बाकी दल भी कह देंगे आपको कि आप भी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। नहीं, ये हमारे मतलब लोगों का मन जो बन गया है जी। बिल्कुल बिल्कुल बरजिंदर जी, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। वसीम जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सीधा रुक करेंगे पुडुचेरी का। राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हुए हैं, क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। மீனவ சமுதாயத்தை சேர்ந்த உங்களை எல்லாம் சந்தித்து நான் பேச வந்திருக்கிறேன் என்பதை இப்பொழுது நீங்கள் புரிந்து கொண்டிருப்பீர்கள், உணர்ந்து கொண்டிருப்பீர்கள். And the reason is that I consider you to be farmers of the sea. நான் உங்களை கடலிலே விவசாயம் செய்கிறவர்களாக நான் பார்க்கிறேன். And I think to myself that if farmers of the land can have a ministry in Delhi, then why is it that farmers of the sea do not have a ministry in Delhi? அரசானது விவசாயிகளுக்கு ஒரு நன்றி இருக்கிறது, அங்கே அமைப்பு இருக்கிறது. ஆனால் மீனவர்கள் காரியம் இல்லை. Do you agree with what I'm saying? People who are the responsible persons constructing of Ram Mandir, I am requesting now also, please be transparent. Okay. Even 1989, when Advani started his Rath Yatra, तो पुडुचेरी में इस वक्त सियासी संकट है। कई विधायक जो हैं वो इस्तीफा दे चुके हैं और इस बीच अब राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हैं, क्योंकि थोड़े समय के बाद वहां पर विधानसभा चुनाव भी होने हैं। और ऐसे में इस सियासी संकट के बीच वहां से जो उपराज्यपाल किरण बेदी, जिन पर आरोप लगते रहे हैं लगातार कि वो सरकार के जो जन कल्याणकारी जो काम है उन पर वो बाधा डालती है, तो ऐसे में अब उनको वहां से केंद्र सरकार की तरफ से हटा लिया गया है। राष्ट्रपति की तरफ से उपराज्यपाल की सेवाओं को वहां से समाप्त कर दिया गया है। लेकिन अब राहुल गांधी जो हैं वो पुडुचेरी में हैं और वहां पर वो जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। उनके साथ वहां पर सीएम भी मौजूद हैं। हम चर्चा कर रहे थे पंजाब के निकाय चुनाव को लेकर के नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं। जिस तरीके के नतीजे सामने आए हैं उसमें ये साफ तौर पर जाहिर होता है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं बढ़त मिली है और इसके अलावा अकाली दल का भी प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है। लेकिन उसके अलावा आम आदमी पार्टी का मुख्य विपक्षी दल आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो उतना प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है जितना उम्मीद जताई जा रही थी। और ये 8 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं। कपूरथला, गुरदासपुर, जगरांव, नाभा, पटियाला, भटिंडा, मोगा, सुल्तानपुर लोधी की ये अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें, जहां पर काउंटिंग हुई और जब उम्मीदवार जीते तो किस तरीके से जश्न जो है वो मनाया गया। ढोल नगाड़ों के साथ मिठाइयाँ बांटी गई और अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से जश्न भी मनाया गया। जिस तरीके से अलग अलग दलों के जो उम्मीदवार जीते उन्होंने अपने अपने हिसाब से वहां पर जश्न मनाया है। लेकिन बीजेपी के हाथ इस चुनाव में सिर्फ और सिर्फ मायूसी लगी है और बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कांग्रेस सरकार पर कि धक्केशाही की गई है, धक्का किया गया है और इसी वजह से जो चुनाव के जो परिणाम सामने आए हैं वो कांग्रेस के हक में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह रही है कि बाकी दलों का भी परिणाम जो है वो इतना अच्छा नहीं रहा है। लेकिन जिस तरीके से चुनाव के परिणाम सामने आए उसको लेकर के आम आदमी पार्टी ने भी हालांकि इसी तरीके से आरोप जो है वो कांग्रेस सरकार पर लगाए हैं, लेकिन वो चुनाव के परिणामों से कहीं ना कहीं संतुष्ट भी नजर आए। चलिए फिर से सीधे रुक करेंगे पुडुचेरी का, जहां पर राहुल गांधी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। அரசு பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் முக்கியமான கருத்து. Just like we support our farmers, we also have to support our fishermen. எப்படி விவசாயிகளுக்கு நம்முடைய அரசுகள் தொடர்ந்து அவர்களுக்கு சலுகைகளை வழங்கி வந்ததோ அதே போன்ற சலுகைகளை மீனவ சமுதாய மக்களுக்கும் கொடுக்க வேண்டும் என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து. Which means making sure that they have
pension, making sure that they have insurance, making sure they have the right equipment, making sure that the price of diesel, of petrol is kept low. This is the protection for fishermen. மீனவ சமுதாயத்தைச் சேர்ந்தவர்களுக்கு சரியான அளவில் அவர்களுக்கு ஓய்வூதியம் கிடைக்க வேண்டும், பென்ஷன் கிடைக்க வேண்டும். மீனவர்களுக்கு குறிப்பாக அவர்கள் கடலிலே செல்லும் பொழுது அவர்களுக்கு காப்புறுதி இருக்க வேண்டும், அது இன்சூரன்ஸ் இருக்க வேண்டும். அது மட்டுமல்லாமல் அவர்கள் பயன்படுத்துகின்ற அந்த மீன் பிடிப்பதற்கு பயன்படுத்துகின்ற அந்த உபகரணங்கள் எல்லாம் நவீனமயமாக்கப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும். இது முக்கியமான கருத்து, நவீனமயமாக்கப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அவருடைய வாழ்வாதாரம் சிறப்பாக அமையும். Now I would like to listen from them what their issues are. இப்பொழுது தலைவர் அவர்கள் உங்களுடைய கருத்துக்களை கேட்க விரும்புகிறார். கருத்துக்களை சொல்ல விரும்புகிறவர்கள் நீங்கள் கையை தூக்கி சொல்லலாம். தூண்டில் வளைவு வேணும் சார் எங்களுக்கு. தூண்டில் வளைவு. That is எங்களுக்கு தூண்டில் வளைவு வேணும் சார். ட்ரான்ஸ்ஃபர். அதான் சார் கடலை சுத்தி தூண்டில் வளைவு, கல்லை சுற்றி போடுற தூண்டில் வளைவு எங்களுக்கு வேணும். அந்த தூண்டில் வலை சொல்றீங்களேமா, அது வந்து மத்திய அரசாங்கம் தடை செஞ்சிருக்காங்க, உங்களுக்கு தெரியும், எல்லாருக்கும் தெரியும் சார். இட் has been banned by the government of India. That particular net, they say it should not be used, and this is the long pending demand from the fishermen community. Why is it been banned? No, they எதுக்காக அதை வந்து தடை பண்றாங்க சார்? தூண்டில் வளைவுனா ரப் சீசன், கடல் சீற்றமா இருக்கும்போது அலை அதிகமா அடிக்கும் சார். அப்ப போட்டு கட்டுமரம்லாம் தள்ளும் போது சிரமமா இருக்கும். அப்ப அலையினுடைய தாக்கத்தை அமைதிப்படுத்துறதுக்கு அந்த தூண்டில் வளைவு அந்த அமைப்பு அமைச்சு கொடுக்கணும். அப்ப தொழில் பண்ண போகும்போது விபத்து இல்லாம இருக்கும், பாதுகாப்பா இருக்கும். அதுக்காக தான் சார் ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி இருந்து நாங்க தூண்டில் வளைவு போட்டு கொடுங்க கேட்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாம எங்க சோலை நகர் பகுதியில் இடம் கம்மி ஆயிடுது. போட்டு வைக்கிறதுக்கு, வலை வைக்கிறதுக்கு, கட்டுமரம் நிறுத்துறதுக்கு போதுமான இடவசதி இல்லை. நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம். அதனால இப்போ நவீனமான இந்த உலகத்தில் எங்களுக்கு அதை மாதிரி இருக்கிற இடத்துல இதெல்லாம் வைக்கிறதுக்கான ஒரு உதவி செய்யணும் கேட்டுக்கிறோம். She says, sir, that particular kind of net. What is it called? They call it in Tamil, sir, as Tundil Valai. Tundil Valai means it will be, எப்படிமா இருக்கும் அது? இல்லைம்மா, அவங்க சொன்னதை சொல்கிறேன் நான். கல் கொட்டணும். They say, sir, because of the rough sea, there is erosion takes place. Because when the boat goes there, it will not be under control. For that, they have been telling that we have to put boulders to keep the sea calm. What about the net? அந்த நெட்டு பத்த சம்பந்தமா சொன்னீங்களாமா? நெட்டு அந்த தூண்டில் வளைவு போடணும்ன்றீங்க. அந்த தூண்டில் வளைவுனா சார் கடல்ல கல்லு கொட்றது, பெரிய பெரிய Oh, sir, they say, sir, because they say for the purpose of the calming the rough sea. She says that if you put boulders, then it will be calm, then the fisherman can go for the purpose of fishing. That is what they call is Tundil Valai in Tamil. But what was the issue of the net? That's a different issue. They call it the net. Tundil Valai means nowadays boats and baits, there is no enough parking place. So the people are suffering, fishermen people are suffering currently. After the tsunami. There is no parking for the boat. Yeah, there is no. चलिए इस बुलेटिन में बस इतना ही. आप बने रहिए ANB न्यूज़ के साथ.